गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो आज हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फाइनली लास्ट लेक्चर है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लास्ट लेक्चर है, जहां हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट है उसके अंदर जितने भी टॉपिक हमने किए हैं, 3-4 टॉपिक, उनके पीवाईक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के पीवाईक्यूज बनते हैं हमारे एग्जाम में और किस तरीके की आपको तैयारी करनी है। आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है, यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आप अच्छे से फॉलो करते हुए आए हैं और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कहीं किसी बच्चे का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में कोई डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर करना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, पूरा कंसेप्ट का ही खेल है। सारे जो क्वेश्चन है आप कंसेप्ट समझ में आएगा, चीजें याद कर पाओगे तभी चीजों को सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी बच्चे को अगर हमारे जूरिस्प्रूडेंस के, कॉन्स्टिट्यूशन के और पीआईएल के नोट्स परचेज करने हैं इस बैच के, तो वो हमें ईमेल कर सकता है, जो कि आपको पिन कमेंट पे पता चल जाएगा और वहीं से नोट्स की फीस भी पता चल जाएगी। इसके अलावा किस सब्जेक्ट के हम पीवाईक्यूज आपको इस टाइम अवेलेबल करवा रहे हैं और किस सब्जेक्ट के बुक टेस्ट इस टाइम अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी आपको पिन कमेंट से पता चल जाएगा। उनका प्राइस भी आपको वहीं से पता चल जाएगा। आप वहां से चेकआउट करके हमें ईमेल जरूर करो, ताकि आपको चीजें प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमारा जो काफी सारे क्वेश्चन है इस पे, वो सारे हम देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखो, अजर्शन रीजन का क्वेश्चन आया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। ये कह रहा है, अजर्शन की स्टेटमेंट देखते हैं। अजर्शन की स्टेटमेंट कह रही है दैट फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल is neither exclusively a judicial body nor exclusively an administrative, but it is somewhere between the two। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ना तो एक्सक्लूसिवली जुडिशियल बॉडी है और ना ही ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। बीच में कहीं अटकी डमाडोल सी इसकी सिचुएशन है। बात तो ठीक कह रहा है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ये बेचारे क्वासी है, बीच में कहीं डमाडोल इनको बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, बेसिकली इसमें जो एविडेंस वगैरह है, प्रोसीजर वगैरह है, इसके बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ओथ वगैरह करवाई जाती है या फिर आपको ओथ पे एविडेंसेस वगैरह लिए जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब ऐसी चीजें फॉलो नहीं होती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। इसकी वजह से बीच में कहीं एक सिचुएशन है इसकी, पूरी तरह से ना तो ये जुडिशियल बॉडी है और ना ही एक पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये क्वासी आ जाती है, हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी में आ जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट तो हमारा ठीक है, तो अजर्शन हमारा ठीक है, ये बात ठीक है, हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, समझ आई बात। दूसरा कह रहा है, रीजन की स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। ये बात भी ठीक है, मैंने बताया कि ये इसी की बात की का रीजन दे रहा है। यानी रीजन ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है जो रीजन में दी गई है, और ये करेक्टली इस अजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू और एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका आंसर होगा जो ए पॉइंट है, यानी पहला क्वेश्चन है जो हमारा, उसका पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आई बात। मुझे उम्मीद है कितनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, तभी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद आता है हमारा अजर्शन रीजन का अगेन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अजर्शन की स्टेटमेंट क्या कह रही है ये देखते हैं। अजर्शन की स्टेटमेंट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इन देवदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के केस में आपको बताया था कि देवदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है। ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देवदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 के केस में इस बात पे जोर दिया था कि अब ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस, इसको भी एक न्यू डायमेंशन के रूप में ऐड कर लिया गया थ्रू द नेचुरल जस्टिस, जिसके अंदर इंक्लूड होती है ड्यूटी टू गिव रीजन। ये बात ठीक है, मैंने से आपको बताया था कि यही बात देवदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हेल्ड की गई थी। ठीक है, यानी अजर्शन के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है वो हमारी ठीक है। अब बात करते हैं रीजन के बारे में। रीजन कह रहा है कि रीजन देने की जो ड्यूटी है, क्योंकि ये रीजन क्या करता है, रीअश्योर करता है दैट डिस्क्रिशन हैज बीन एक्सरसाइज्ड, कि जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया है
ऑन रेलेवेंट ग्राउंड, और वो भी क्या है, रेलेवेंट ग्राउंड्स पर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया है, और ना कि उसने एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन का यूज किया है। ठीक है, ये बात भी ठीक है, ये सारी बात देवदत्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बात बोली गई थी। ठीक है, कि क्यों रीजन देना जरूरी है, ये भी बात ठीक है। तो ए एंड आर दोनों स्टेटमेंट ठीक है, और आर करेक्ट एक्सप्लेन करती है असर्शन को। तो इसका भी सेकंड क्वेश्चन का भी हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ आई बात। तो ये हमारे पहले दो क्वेश्चन जहां पे आपने असर्शन और रीजन के क्वेश्चन देखे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, केस में क्या हेल्ड हुआ है, उसका रीजन क्या था, ये भी आपसे असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। तो सारे तरीके से तैयार रहो भाई। ठीक है, जंग के मैदान में आप पे कहीं से हमला हो सकता है, तो तैयार आपको रहना है। ठीक है, अच्छा योद्धा वही है जो हर तरीके के वार को रोक सके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था 2010 में मद्रास बार एसोसिएशन से रिलेटेड। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड मद्रास बार एसोसिएशन केस जो 2010 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो इसमें देखते हैं हमारे ऑप्शंस कहाँ हैं, ये रहे हमारे ऑप्शन। तो आपको चूज करना है कि क्या रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, ये कह रहा है द ट्राइब्यूनल शुड नॉट बिकम पोस्ट रिटायरमेंट हेवन फॉर सिविल सर्वेंट। ये मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइब्यूनल है वो क्या है, सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या है, सॉरी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आप बना रहे हो वो सिविल सर्वेंट के लिए कोई पोस्ट रिटायरमेंट हेवन बन के नहीं रह जाना चाहिए, ये बात बोली गई थी इस केस के अंदर। तो ए पॉइंट हमारा ठीक है। तो ऑप्शन में जहां जहां ए पॉइंट नहीं है ना, उसको काट देते हैं। चलो देखो, यहाँ ए दे रखा है तो ये ऑप्शन हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है, यहाँ भी ए दे रखा है तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। सी डी ई, यहाँ ए नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया। ए बी डी, यहाँ पे भी ए दे रखा है तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा चेक करते हैं इसमें और क्या कहा गया था कि जो मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल है वो शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन एंड नॉट सर्विंग सिविल सर्वेंट्स। ये सही, ये इसी से रिलेटेड बात है कि आप सिविल सर्वेंट्स को पोस्ट रिटायरमेंट हेवन मत बनाओ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनके लिए। तो ये कह रहा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के मेंबर्स होंगे वो सिविल सर्वेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, सर्विंग सिविल सर्वेंट्स नहीं होने चाहिए, वो कौन होने चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए। ये बात तो ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक निकल के आता है। तो जहां बी नहीं है उसको काट देते हैं हम पहले। देखो ए बी सी इसमें बी है, ए सी डी इसमें बी नहीं है, तो यहाँ ये कट गया। ए बी डी, तो पहले और चौथे ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब सारा खेल बचता है सी और डी ऑप्शन पे, यानी जो ई ऑप्शन है वो हमारा वैसे ही गलत है। ये कह रहा है द ट्राइब्यूनल मस्ट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, कि जो ट्राइब्यूनल है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। तो ये बात तो गलत है, ई ऑप्शन। तो सी और डी देखते हैं हमारा ठीक है या नहीं, कौन सा ठीक है इनमें से। ये कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है द मेंबर्स ऑफ ट्राइब्यूनल शुड रिटेन लीन इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये कह रहा है कि जो ट्राइब्यूनल के मेंबर होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, उनको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उनका कोई भी जो राइट टू लीन होता है वो होना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए हमारा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्राइब्यूनल शुड री असेंबल मोर द कोर्ट्स नॉट ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड्स। ये कह रहा है कि जो ट्राइब्यूनल है वो कोर्ट से मिलते जुलते होने चाहिए, ना कि किसी ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड से रिलेटेड मिलते जुलते। तो एक ट्राइब्यूनल ब्यूरोक्रेटिक बोर्ड जैसा नहीं होना चाहिए, कोर्ट की तरह काम करता हो, ये बात भी ठीक है। तो ए बी और डी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। तो देखते हैं ये कहाँ दिए गए हैं। देखो यहाँ सी दे रखा है तो ये तो गलत है, तो यहाँ ए बी डी दे रखा है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है। तो ये जो बी और डी स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से मैंने ये मद्रास बार एसोसिएशन में नहीं लिखवाई थी आपको, तो ये भी वहां लिख लेना ताकि ये स्टेटमेंट आपको पता चल सके इस केस के अंदर बात बोली गई थी। ठीक है, तो वहीं पे ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन वर्सेस मिनिस्टर ऑफ द सिविल सर्विसेज 1985 का केस है। कल मैंने आपको ये केस करवाया था जुडिशियल रिव्यू के टॉपिक में, जहां मैंने बताया था 5 ग्राउंड दिए गए थे आपको, और ये केस पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है।
तो ये कह रहा है कि लॉर्ड डिप्लॉक ने, मैंने बताया था 5 जजेस है, उनमें से कह रहा है कि लॉर्ड डिप्लॉक ने मतलब कौन कौन से ग्राउंड दिए हैं फॉर रिवर्सिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू द्वारा आप एडमिनिस्ट्रेटिव के डिसीजन को रिवर्स कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से ग्राउंड इस केस के अंदर दिए गए हैं। तो 5 ग्राउंड मैंने आपको बताए थे और उनको याद कैसे करना उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। तो मुझे उम्मीद है कि कल का लेक्चर आपने देखा होगा, क्योंकि वहां से कैसा क्वेश्चन बन रहा है तो आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या क्या ऑप्शन है। देखो कह रहा है ए इलीगैलिटी, इलीगैलिटी कोई ग्राउंड नहीं था, हमने देखा था। इरेशनैलिटी ग्राउंड था, जिसको वेडनेसबरी टेस्ट भी बोला जाता है। और सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि किस केस से ये वेडनेसबरी टेस्ट, ये इरेशनैलिटी का ये ग्राउंड है, ये डेवलप हुआ था। समझ आई बात। तो सारे बच्चे मुझे वो केस बताएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। जहां ए दे रखा पहले तो वो काट दो। देखो ए इसमें दे रखा है, ये कट गया। बी सी, इसमें ए नहीं है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, दोनों ही कट गए। तो हमारा बी क्या बचता है, सीधा ऑप्शन बचता है करेक्ट आंसर। तो देखो बी सी ई, तो डी क्या है, ये भी कट गया, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ई ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 3 ये जो ऑप्शन है ये हमारे करेक्ट निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से 4th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। समझ आई बात। तो इस तरीके के घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात इतनी सी है कि आपने किस तरीके से टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, वो आपके जेआरएफ को क्लियर करने में हेल्प करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एग्जाम है हर साइकिल में अब डिफिकल्ट होता जा रहा है, जो क्वेश्चन है उनका लेवल ट्रिकी होता जा रहा है और घुमा फिरा के चीजें पूछी जा रही है। तो छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं जिन पे ज्यादातर बच्चे ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर चीजों को ध्यान दो। और ये हमारा आज का टॉपिक था, सॉरी आज का 4th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, किस केस के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये कह रहा है केस दैट फॉल्स विद इन द सेकंड प्रोवाइजो टू आर्टिकल 311 क्लोज 2। इसे आर्टिकल 311 किसके बारे में बात करता है भाई, देखना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 311। 311 कह रहा है डिसमिशल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और स्टेट। इसका क्लोज 2। यहां तो ये नहीं दी गई है भाई, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल की बात नहीं है, जजेस के डिसमिसल वगैरह से रिलेटेड बात है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है केसेस वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन। ऐसे केसेस जहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो लिया गया वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को इफेक्ट कर रहा है, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई करना जरूरी है। तो ये बात ठीक है। उसके बाद कह रहा है फ्रेमिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को फ्रेम करते टाइम आपको क्या है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना नहीं। रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस इसमें भी नहीं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें तो सीधा ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इनमें किसे कह रहा है कि कौन सा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है। ठीक है, इंटर्नमेंट, एक्सटर्नमेंट, डिपोर्टेशन, फंक्शंस ऑफ सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमिटी के फंक्शंस तो है भाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में। फैक्ट फाइंडिंग एक्शन भी है। फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। इट इज अ वेरी अजीब सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। छठे का डी। देखो मुझे भी हो सकता है कई बार चीजें ना आए, तो जरूरी नहीं है मुझे सारी चीजें पता हो। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां मैं भी उलझ के खड़ी हो जाती हूँ। 6th का डी ऑप्शन है। डी क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है, मतलब ए ऑप्शन हमारा ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो ये कह रहा है कि फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। आई डोंट नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, बट देख लेना, दिस इज अ क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहा है ऑर्डिनरली, जनरली कह रहा है कि लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन का जो इफेक्ट है वो क्या होगा। ये कह रहा है कि जनरली की बात की गई है।
तो जनरली मैंने बताया था प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा बस, लेकिन अगर कोई स्टैच्यूट या एक्ट के अंदर बोला गया है तब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव दोनों तरह का इफेक्ट हो सकता है। तो जनरली पूछा गया है तो ये भी वर्ड ध्यान देना, ऑर्डिनरली बात हुई है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो 7th का क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। ये कह रहा है, पहली स्टेटमेंट देखो, कह रहा है फॉर जुडिशियल रिव्यू के लिए इरेशनैलिटी मींस, इरेशनैलिटी के बारे में पूछा गया है विच इज अ ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जो कल के लेक्चर में हमने बात की थी। ये कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए इरेशनैलिटी का मतलब है कि द डिसीजन इज सो आउटरेजियस, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने डिसीजन दिया वो इतना आउटरेजियस है अपने इन डिफाइंस ऑफ लॉजिक, मतलब इतना इलॉजिकल डिसीजन है, इतना एक्सेप्टेड और मोरल स्टैंडर्ड्स, मतलब नो मोरल स्टैंडर्ड्स के भी इतना अगेंस्ट है कि कोई भी सेंसिबल पर्सन उस डिसीजन पर पहुंच ही नहीं सकता था। तो ये तो मैंने कल आपको समझाया भी था। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि जुडिशियल रिव्यू के लिए अनरीजनेबलनेस का मतलब है कि द फैक्ट्स डू नॉट वारंट द कंक्लूजन, कि आप जो भी अथॉरिटी है, जो भी जज है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जिस भी कंक्लूजन पर पहुंचे हैं वो फैक्ट की वजह से नहीं पहुंचे, मतलब फैक्ट कुछ और थे और कंक्लूजन आप कुछ और दे रहे हो, एंड डिसीजन इतना पार्शियल और अनइक्वल है अपने आप में ही जो अनरीजनेबल का ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये बात भी ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 8th का क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा क्या है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बात कर रहा है ये। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पहले असर्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू प्राइवेट लॉ। ये बात तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपने आप में एक पब्लिक लॉ है। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरली डील करता है विद द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल पर से इंटर से। ये तो बात गलत है, ये इंडिविजुअल्स के बीच के रिलेशनशिप को से रिलेटेड नहीं है, तो ये बात गलत है। तो असर्शन हमारा ठीक है, रीजन हमारा गलत है। तो देखो क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। देखो ये 9th क्या है हमारा, 9th क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से कई इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो देखते ही आपको पता चल जाएंगे। 10th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज एडवांटेजेस ऑफ लेजिस्लेशन ओवर प्रेसिडेंट। ये तो फैमिली लॉ का क्वेश्चन है, यहाँ पे पता नहीं कैसे इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव की लॉ की ग्रोथ से रिलेटेड है और मतलब करेक्ट है, ये बताना आपको। तो क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है पहले ये देख लेते हैं। ये कह रहा है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड में अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेशन एग्जिस्ट करता था। ये बात ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पीरियड, कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले भी हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न सिस्टम में कई सारी और पावर्स दी गई है, लेकिन पहले से हमारे देश के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एग्जिस्ट करता आया है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है। जहां पहली स्टेटमेंट नहीं दे रखी ना उस ऑप्शन को काट दो। देखो यहाँ पहली दे रखी है तो ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पहली नहीं है तो ये कट गया। फर्स्ट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी है, तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये कह रहा है फिलोसफी ऑफ वेलफेयर स्टेट वाज मेड द क्रीड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ठीक है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एम रखा गया है ना कि हमारे देश को एक वेलफेयर स्टेट की तरह स्टैब्लिश करना है, उस एम को पूरा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का होना बहुत जरूरी है ताकि ग्राउंड लेवल पे भी काम हो सके। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है। जहां दूसरा पॉइंट नहीं है स्टेटमेंट में वो काट दो। देखो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ पे भी दूसरी स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी दूसरी है। तो देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ये कह रहा है इन द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम में जो स्टेट है वो बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसका जो फंक्शन है वो फैसिलिटेटर रेगुलेटर की तरह इंक्रीज होता जा रहा है। ये बात भी ठीक है, और इसी की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ता जा रहा है।
ये बात ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो यहाँ तीसरी स्टेटमेंट है नहीं, तो ये कट गया। पहली, दूसरी, तीसरी इसमें भी है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यहाँ चौथी पे सारा गेम अटका है। इसको चेक करते हैं। ये कह रहा है, चौथी स्टेटमेंट कह रही है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स आर डल्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड देयर डिसीजंस आर फाइनल एंड नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बाय द, कि कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल द्वारा, कोर्ट द्वारा जो भी डिसीजन दे दिया गया वो फाइनल होता है और उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जुडिशियल रिव्यू की पावर ही नहीं है। तो ये तो बात गलत है। कल ही हमने जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक पढ़ा जहाँ 5 ग्राउंड दिए गए हैं और केसेस भी देखे हमने जहाँ जुडिशियल रिव्यू की पावर को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। ये तो बात ही गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, बाकी चौथी स्टेटमेंट गलत है। यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत निकल कर आ गए हैं। तो इसके लिए याद रखना 11th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सारी चीजें हमने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो 3-4 लेक्चर हुए वहां पर डिस्कस की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ देखो दे रखे हैं हमारे केसेस और दूसरी तरफ दे रखे कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये केसेस है। तो देखते हैं भाई, और इसके ऑप्शन देख लो, यहां दिए गए हैं इसके ऑप्शन, ये देखो। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो याद है ये मैंने आपको केस करवाया भी था, जो कौन सा केस था हमारा, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाली जो डॉक्ट्रिन थी, मैंने वहां आपको ये केस करवाया था। तो ए का देखो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यहाँ दे भी रखा है, तो ए का सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा केस दे रखा है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ चंडीगढ़ वर्सेस नीरज शर्मा का केस। ये मैंने बताया था एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में मैंने आपको ये केस बताया था, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन से रिलेटेड है। तो बी का पहला पॉइंट होगा। काउंसिल ऑफ सिविल सर्विसेज यूनियन वर्सेस मिनिस्टर फॉर द सिविल सर्विसेज, ये हमारा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, ये मैंने आपको बताया ही था। सेंटर फॉर पीआईएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी के ग्राउंड से रिलेटेड है। तो क्या हो गए, इस तरीके से हमने सारे केसेस डिस्कस भी किए हैं और आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट होना चाहिए। देखो ए का सेकंड कहाँ दे रखा है, यहाँ तो ए का फर्स्ट है, वैसे ही कट गया। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का फोर्थ है, ये कट गया। ए का सेकंड, बी का थर्ड है, तो ये भी कट गया। ये निकल के हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो जो 12th क्वेश्चन है उसका क्या है, हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर निकल के आ गया। तो आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन करनी है ताकि किसी भी तरीके का, किसी भी एंगल से, कैसे भी फंसा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आप अपना टॉपिक तैयार करके आए हो और कैसा भी क्वेश्चन हो अब आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। जो भी बाकी क्वेश्चन आप तब लगा लेना जब आप हमसे PYQs परचेज कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में जहां हम अपना कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का जो टॉपिक सब्जेक्ट है उसको शुरू करेंगे इवनिंग की क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।